Am I audible to all of you? Yes sir. चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला आ जाता है सर नेम क्लॉज। तो सर कंपनी का नाम क्या है? ये तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट पर्सन है, भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हर पर्सन का एक नाम होता है। इस कंपनी का नाम क्या होगा? और नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाएगा, जैसी भी कंपनी है वैसा। और यदि सेक्शन 8 कंपनी है तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। और यदि वो 1 पर्सन कंपनी है तो नेम के एंड में जो भी नाम रखा है उसके एंड में 1 पर्सन कंपनी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके एंड में 1 पर्सन कंपनी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। द स्टेट्स इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू, देखो नेम क्लॉज के बाद में क्या आता है, ये पैराग्राफ इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम क्लॉज के बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि सर वो स्टेट का नाम जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मैंने क्या कहा था, एड्रेस नहीं आएगा, केवल उस स्टेट का नाम आएगा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, राजस्थान में राजस्थान, गुजरात में गुजरात। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे पहले नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये जो है ना भाई, ये टिप पे होने चाहिए। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। सर किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी बनाई गई है, ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, ये दिया हुआ होगा आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ठीक है। तो वो सारे काम जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है, और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी काम है, मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ। और ऑब्जेक्टिव इज सीमेंट ट्रेडिंग। सीमेंट ट्रेडिंग के लिए जो भी जरूरी काम है, जैसे कि जगह जगह खरीदना, जगह किराए पर लेना, या फिर ऑफिस सेटअप करना, या फिर लोन लेना, ये सारे इस ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दरेंस के लिए नेसेसरी है। ठीक है। अब देखो, कहीं ना कहीं आपका नाम जो है ना, यदि आपने चेंज किया है, आपने अपनी एक्टिविटीज चेंज करी है और वो आपके नाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो आपको अपना नाम उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अपनी एक्टिविटीज चेंज करने के 6 महीने के अंदर अंदर। सर कैसे? मान लो आपने नाम रखा जिग्नेश सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, जिग्नेश सीमेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में था सीमेंट ट्रेडिंग करूंगा। बाद में इसने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किया, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किया। ठीक है। तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को इन्होंने अमेंड कर दिया, तो उसमें लिखा कि हम वेजिटेबल ट्रेडिंग भी करेंगे, लेकिन नाम आज भी क्या हो रहा है, जिग्नेश सीमेंट ट्रेडिंग। तो अब ये सीमेंट ट्रेडिंग और वेजिटेबल ट्रेडिंग दोनों में, तो नाम 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा करो जिससे रिफ्लेक्ट हो, जिग्नेश सीमेंट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स, या तो ऐसा कर दो, या कुछ और कर दो, जिग्नेश ट्रेडर्स कर दो। आपका नाम यदि इससे मैच नहीं कर रहा है ना आपकी एक्टिविटी से, तो आपको जो आपने एक्टिविटी बाद में जोड़ी है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चेंज करना है आपको। थर्ड, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लॉज। सर कंपनी के शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की, सॉरी मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, वो आपको बताना होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, कंपनी लिमिटेड में शेयर्स में अनपेड अमाउंट तक, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ एसेट्स ऑफ, इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वुंड अप। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में। ठीक है। सर गारंटी अमाउंट कब मांगा जा सकता है कंपनी द्वारा, जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो। ठीक है। और अब छोटी सी बात क्या है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जिग्नेश, इसको पढ़ना। To the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be member, for payment of the debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member, as the case may be. सर देखो, ये एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है,
तो आप इस कंपनी के मेंबर हो तो आपकी गारंटी अमाउंट तक, मान लो 50,000 रुपए तक की आपने गारंटी दी है, आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगी। ये गारंटी अमाउंट कब कंपनी मंगा सकती है? इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। आप बाइंडिंग अप के समय इस कंपनी में मेंबर थे तब तो मंगा ही सकती है। दो और जगह आपको मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है सर? ऐसे, आपने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है, उसके 1 साल तक भी आपसे ये पैसा मंगाया जा सकता है। अगले 1 साल तक आपको लायबल बनाया जा सकता है कि भले ही आप मेंबर नहीं रहे हो, पर अगले 1 साल तक आप मेंबरशिप छोड़ने के अगले 1 साल तक अपने गारंटी अमाउंट के लिए लायबल रहोगे। वहां भी मारा जा सकता है आपको। जबकि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो आपने शेयर दूसरे को बेचे तो फिर आगे की लायबिलिटी उसकी होगी। ठीक है। सो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वूंड अप, वो पैसा आपसे मंगाया जा सकता है, आप मेंबर थे, या फिर विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, उस दौरान भी मंगाया जा सकता है। ठीक है। फॉर सच डेट्स, फॉर पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी और ऑफ सच डेट्स एंड लायबिलिटीज as may have been contracted before he ceases to be a member। सर ऐसा भी किया जा सकता है, इस कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया था, उस समय आप इस कंपनी में मेंबर थे, तो उस समय के लोन या डेट के लिए आपकी गारंटी मानी जाएगी। बाद में आप मेंबर नहीं थे तो बाद में हम नहीं मानेंगे। मतलब तीनों सिनेरियो हो सकते हैं। वाइंडिंग अप के टाइम भी आपको परेशान किया जा सकता है, तो कंपनी का जन्मसिद्ध अधिकार है ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आपने छोड़ दिया, उससे 1 साल तक भी आप कंपनी के डेट्स और लायबिलिटीज चुकाने के लिए जिम्मेदार बनाए जा सकते हैं। आपने छोड़ा, आपने छोड़ दिया, लेकिन जो लोन आपकी मेंबरशिप के दौरान कंपनी ने लिए उसके लिए आपको कभी भी परेशान किया जा सकता है। जैसा भी केस है वैसा आपके साथ में किया जा सकता है, जो भी कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है, किस तरीके से कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये तीनों एस्पेक्ट समझ में आए आपको? जल्दी बोलो। जैसे डिसाइड करे कंपनी। ठीक है। तो सर हमने एमओए के क्लॉजेस पढ़ने चालू किए। सर नेम क्लॉज, सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद में लायबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड जो भी है जैसा। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। सर कैपिटल क्लॉज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है, हमको तो एक ही चीज मेंशन करनी है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की है, विच इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अपन ऐसे लिखते हैं ना, जब भी ऑथराइज्ड कैपिटल को डिटेल में लिखना होता है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी क्रिएटेड बाय मानस इज 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऐसे पूरा 3 चीजों का ब्यौरा दिया जाता है, डिटेल दी जाती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रुपीज दिस मच डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ दिस मच ऑफ रुपीज दिस। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएगा और टोटल अमाउंट भी आ जाएगा और शेयर की फेस वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है। फिर आप ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में आप along with the subscribers to memorandum of memorandum have agreed to take indicated opposite to their name which shall not be less than 1 share। बाद में जाके क्या होता है यार, ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है, जो 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच के हैं, और ये इतने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है। ये मिस्टर राम आए इस कंपनी में, उन्होंने 1 लाख शेयर लिए हैं इस कंपनी में। मिस्टर रहीम आए, उन्होंने 50,000 शेयर लिए हैं। ठीक है। ये 1 लाख मतलब ये 1 लाख शेयर है तो सर 10,000 शेयर, 5,000 शेयर, ऐसे करके जिसने एक भी शेयर लिया है उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। ठीक है। और सर एसोसिएशन क्लॉज कि सर हम सब अब मिलकर एक एसोसिएट होके और एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है। द डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी and the memorandum shall conclude with the association clause, every subscriber to memorandum shall take at least 1 share and shall write against his name the number of shares taken by him। सर ये और ये थोड़ा सा एक दूसरे में घुस रहे हैं, चिंता मत करना। अब सर ABCDEF, सर 6 क्लॉजेस तो हो गए यहाँ पर। ABCDEF, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज के बाद में सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज, नहीं सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एक कौन सा छूट रहा है भाई मेरे से, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, हाँ लाइबिलिटी क्लॉज, सॉरी लाइबिलिटी क्लॉज छूट रहा है मेरे से। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एसोसिएशन क्लॉज जो ओपीसी है, 1% कंपनी है, उसमें तो क्या ही होगा, एक ही आदमी तो होगा जिसके पास में इस कंपनी के शेयर्स होंगे या मेंबर्स होंगे। ठीक है, ओपीसी के केस में एक एडिशनल 7वां पॉइंट आएगा, क्या होगा उसमें बताओ, ओपीसी को चलाने वाला आदमी मर जाता है या वो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसकी जगह कौन आएगा, नॉमिनी। नॉमिनी आएगा। तो नॉमिनेशन क्लॉज होगा या नहीं होगा ओबीसी के केस में एक और, कि यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती है, या फिर मैं अनसाउंड माइंड का हो जाता हूँ, या फिर मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूँ, सो आई विल बिकम इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इन तीनों ही केसेस में मेरे नॉमिनी को एक्शन में आना पड़ेगा, वो इस ओपीसी का मेंबर बनेगा और इसको चलाएगा। तो सर नॉमिनेशन क्लॉज एक ओपीसी में और आएगा। ठीक है सर, ये बात ध्यान रखना। देखो, इन केस ऑफ ओपीसी द नेम ऑफ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि नॉमिनी क्लॉज और आएगा। सर कैसा होना चाहिए, सर मेमोरेंडम प्रॉपर्ली प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली। सर पहला नंबर नेम क्लॉज पैराग्राफ में मतलब नंबर वाइज होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नॉट अ सिंगल पैराग्राफ में सारी बातें नहीं लिख देनी है। और सर एटलीस्ट 2 विटनेसेस होंगे जो उन सभी लोगों के साइन करेंगे जो एक दूसरे से एसोसिएट हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, इट इज टू बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। However, a minor cannot be a signatory to the memorandum as he is not competent to contract. Sir, अपन क्या बोलते हैं, can minor be a shareholder? No sir, minor cannot. Contract Act बोलता है minor cannot be a shareholder because he is incapable of contracting. और शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, इसलिए ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इसलिए ही कैन नॉट बी शेयर होल्डर, बट ही कैन, बट अपन बोलते हैं ना वो गार्जियन के थ्रू जरूर बन सकता है फॉर फुली पेड अप ऑफ शेयर्स। और कंपनी तो क्या है, गार्जियन को ही अपना शेयर होल्डर या मेंबर मानेगी, वो माइनर को नहीं, वो माइनर को नहीं मानती है कंपनी, फॉर ऑल लीगल पर्पसेस गार्जियन को ही मान लेगी अपना। ठीक है, the guardian of a minor who subscribed to memorandum on his behalf, on minor's behalf, will be deemed to have subscribed in his personal capacity. Company for all purposes guardian को ही अपना मेंबर मानेगी, माइनर को नहीं मानेगी। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा राइट होता है, मतलब जो पावर होती है ना, वो कंपनीज एक्ट के पास में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कभी भी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका छोटा भाई है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट के जाने तक का सवाल ही नहीं आता। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी बात कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ में आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी खत्म करवा दिया। अब अपनी 2 टॉपिक्स बचते हैं। क्या क्या 2 टॉपिक्स बचते हैं, एक तो बचता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और दूसरा बचता है आपके कंपनी कैसे रजिस्टर कराना, वो ये वाला पोर्शन है ना, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये 2 पॉइंट बचे, और तीसरा पॉइंट एक बचा हुआ है आपके ओपीसी 1% कंपनी वाला जो मैंने पॉइंट छोड़ाया था, एक ये, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक अपना पॉइंट बचा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। 1 2 3, चौथा पार्ट बचा हुआ है कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, कंटिन्यू कर ले भाई आज।
टाइम है आप लोगों के पास में या कोई क्लास है? क्लास तो नहीं है सर। क्लास तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत अपन फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन का पार्ट देख लें, ताकि अपन आइडियली मंडे तक जितना मैक्सिमम कर पाए कर लें तुम्हारे टेस्ट से पहले। बोलो, कैन वी कंटिन्यू फॉर 15-20 मिनट्स? यस सर। ठीक है, चलिए। मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी करना चालू करते हैं। फास्ट तरीके से करूंगा मैं आपको मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर देखो, छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन करो प्रमोटर कौन है। प्रमोटर वो होते हैं जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने शेयर्स या कोई शेयर से भी बड़ा टर्म है ना, सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, तो जिस आदमी का नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर जैसे है आया हुआ है वो प्रमोटर। ठीक है, या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न में प्रमोटर जैसे आया हुआ है वो प्रमोटर। ठीक है, दूसरा, who has control over the affairs of the company either directly or indirectly, whether as a shareholder, whether as a director or otherwise। मेन बात क्या है? चाहे शेयर होल्डर की तरह कंट्रोल है, चाहे डायरेक्टर की तरह कंट्रोल है, जिसका कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स पे वो हो जाता है प्रमोटर। तो अभी तक 3 चीजें सर, जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर जैसे वो प्रमोटर, जो कंपनी के एनुअल रिटर्न में प्रमोटर जैसे वो प्रमोटर, जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वो प्रमोटर, जिसके एडवाइस पे या डायरेक्शन पे या इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट, जिसके एडवाइस पे या इंस्ट्रक्शन पे या डायरेक्शन पे बीओडी एक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है प्रमोटर। हाँ सर, इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जो चार्टर्ड, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को सलाह दे रहे हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह दे रहे हैं। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में यार एडवाइस दे रहा है ना, कंपनी तेरे को ये करना चाहिए, तो वो कोई प्रमोटर नहीं हो जाएंगे कंपनी के ऐसी। या कोई कंपनी का लॉयर होगा, वो कंपनी को लीगल वो दे रहा होगा एडवाइस या डायरेक्शन, तो वो इतना करने से प्रोफेशनल कैपेसिटी में कर रहा है, तो उससे वो कंपनी का प्रमोटर नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, इट शुड नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। ठीक है, प्रमोटर कौन? जो नोन एज प्रोमोटर्स, जिन्होंने आइडिया बना, जिन्होंने उस कंपनी की नींव रखी, उस कंपनी का बीज बोया, so who conceived the idea of forming the company and take all the necessary steps for its registration, these are known as promoters। छोटा सा है डिफाइन करने को, तो भैया कर लेना, नंबर छोड़ने नहीं है अपने को। Now we come towards formation of a company। सर सेक्शन 3 जो है वो बताता है कितने नंबर ऑफ पर्संस होने चाहिए। सर सेक्शन 3 बताता है कि सर प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से अधिक, लेकिन 200 तक, पब्लिक कंपनी में 7, मिनिमम 7, और ओपीसी में 1 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इनके ये सेक्शन 3 में बताया हुआ है। ठीक है, अब सेक्शन 7 बताता है इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। सर सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के साथ में आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे? सर सबसे पहला तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करेंगे एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करेंगे, which has to be signed by all the subscribers to the memorandum of association। तो सर अब अपन कंपनी के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो सर फॉर्म कौन करता है? सर कंपनी को जो लोग फॉर्म करते हैं वो उस कंपनी के प्रमोटर कहलाते हैं। इसीलिए तो प्रमोटर कौन है ये पढ़ा अपन ने। फॉर्मेशन की बात, सर कितने मेंबर्स होंगे? सर 2, 7 और 1। कहां कहां पर ये आप जानते हैं, मिनिमम 2, 7 और 1। सर डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे? सर एमओए और एओए फाइल करेंगे, which are duly signed by the subscribers to memorandum of association, कि हम सब जने साथ में आके
हम एसोसिएट होना चाह रहे हैं एज अ कंपनी, सो वी आर सब्सक्राइबिंग आवर नेम, सो वी आर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहला डॉक्यूमेंट ये। दूसरा डॉक्यूमेंट एक लगेगा सर, a declaration by a person who is engaged in formation of the company in professional capacity, sir advocate, chartered accountant, cost accountant, company secretary, जो भी है सर, एडवोकेट भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, जो कि प्रैक्टिस में है, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स either director, manager, secretary, that all requirements of companies act and rules follow करी गई है इस कंपनी को फॉर्म करने में। ठीक है, तो दूसरा, पहला डॉक्यूमेंट एमओए एओए, दूसरा डॉक्यूमेंट सर एक तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक बंदा, और दूसरा उस कंपनी का डायरेक्टर या जो भी बंदा है जो उसका काम देख रहा है, अंदरूनी बंदा, दोनों मिलके एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि हमने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी रूल्स हैं, सारी इस कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम फॉलो करी है। यानी कि आप एक तरीके की गारंटी दे रहे हो रजिस्ट्रार को कि सब कुछ सही सही इसमें हम लोग रजिस्टर करा रहे हैं, सब कुछ फॉलो किया है हमने। ठीक है, तीसरा डिक्लेरेशन, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा सर रजिस्ट्रार के साथ में कंपनी बनाते वक्त? डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन आर्टिकल्स। सर जिन लोगों ने, डॉक्यूमेंट ही कंटिन्यू कर रहा हूं, ये पहला डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये तीसरा डॉक्यूमेंट, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उनसे हर एक से ऐसा एक एक डॉक्यूमेंट आएगा, उनसे हर एक से एक एक से ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा। प्लस इनसे जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं, कंपनी को बनाते समय ही यदि फर्स्ट डायरेक्टर का नाम फाइनल कर दिया तो ही इनसे भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि हम पहले कोई भी ऑफेंस में गिल्टी फाइंड आउट नहीं हुए हैं। कैसे ऑफेंस है? रिलेटिंग टू प्रमोटिंग, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। हम प्रमोशन, मैनेजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हमने नहीं किया है। ठीक है, हमने कभी भी फ्रॉड या गिल्टी नहीं हुए हैं इन रिलेशन टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी अंडर कंपनी एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग लास्ट 5 years। सर सबसे पहले तो कंपनी डिक्लेरेशन, जो सब्सक्रिप्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फर्स्ट डायरेक्टर्स है, उनसे कैसा डिक्लेरेशन लिया जाएगा? सर हम कभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। सेकंड, हम we have not been found guilty of any fraud वगैरह और breach of duty under the companies act during last 5 years। हमने पिछले 5 सालों में हम जिम्मेदार नहीं पाए गए हैं फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिगार्डिंग दी कंपनीज एक्ट। ठीक है, और तीसरा उसमें लिखा होगा all the documents filed with registrar for registration are to the best of their knowledge and belief। सही है, they are correct and complete to the best of their knowledge and belief। हम जो भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं वो हमारी जानकारी अनुसार सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए सर? एमओए एओए कर लिए, डिक्लेरेशन कर लिए, 3 प्रकार के हमने। ठीक है, अब रजिस्ट्रार को ये भी तो बताना पड़ेगा कि जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप नहीं हो जाता तब तक हमारा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या रहेगा, तब तक हमारा, हम आपको क्या, किस जगह पे आप हमसे करस्पॉन्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के पर्टिकुलर्स, नेम, सरनेम, फैमिली नेम, जो भी है, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी। ठीक है, और यदि एक कंपनी बनाने में दूसरी कंपनी इसका मेंबर बन रही है तो उस सेकंड कंपनी जो मेंबर बन रही है इस नई कंपनी में, उसकी डिटेल्स। सर ये भी तो हो सकती है कि 2 कंपनियां मिलके एक कंपनी फ्लोट कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, हर सब्सक्राइबर के नेम, फैमिली नेम या सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और यदि बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो सारी डिटेल्स जो प्रेस्क्राइब करी गई है। नेक्स्ट सर, डायरेक्टर जो भी बन रहा है एज ए फर्स्ट डायरेक्टर,
सर बिना डिन लिए हुए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिए हुए आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो किसी भी कंपनी में। तो आपका डिन मांगा जाएगा, आपके डायरेक्टर्स के नाम मांगे जाएंगे, सरनेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ठीक है, उनके भी पूरे डिन वगैरह और ये सारी डिटेल्स भी मांगी जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट। सर आप इस कंपनी में डायरेक्टर बनने तो आ रहे हैं, आप दूसरी कौन सी फर्म में किस हद तक कैसे इंटरेस्टेड है, कंपनीज में कैसे इंटरेस्टेड है, आपका क्या रोल है उधर, वो सारी एक एक डिटेल भी इनसे मांगी जाएगी जब ये नई कंपनी फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए सर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फाइल करने हैं, याद रखना, ठीक है। अब जब सब कुछ सही मिल जाता है, रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, he shall register all the documents and information in register of companies। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन करता है जिसमें सारी कंपनीज के नाम होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा है। सो ही शैल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर जब एक नए बच्चे का जन्म होता है तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको भी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि अब तुम पैदा हो गए हो भाई, तुम इनकॉर्पोरेट हो गए हो, ठीक है, तो आपको वो भी दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आया हुआ है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप रजिस्टर हो चुके हो सर, ठीक है। अब इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉन रजिस्ट्रेशन। अब साथ में उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी होगा। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है ना जिससे आपकी पहचान करी जाती है, वैसे ही उस कॉर्पोरेट का आइडेंटिटी नंबर होता है जो यूनिक नंबर होता है, जो वैसा का वैसा एग्जैक्टली सेम नंबर दूसरे किसी कंपनी को नहीं दिया जाएगा। सो आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी अलॉट करेगा रजिस्ट्रार, जो यूनिक नंबर होगा और जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगा, ठीक है। आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंपनी शुरू होने से लेके कंपनी खत्म होने तक के सारे डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है लीगली, ये कंपल्सन किया गया है सर। जब तक आप डिसॉल्व नहीं हो जाते, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के साथ में फाइल किए हैं सबकी एक एक कॉपी रखनी होगी। यदि आपने कंपनी बनाते समय कोई गलत इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दी है या फिर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है, आपके ऊपर केस चल रहे थे जो आपने छुपा दिए एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस भी बंदे ने ये काम किया है, ठीक है, he shall be liable for action for fraud under section 447। सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट में फ्रॉड, आप जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन थी तो भी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी या इंफॉर्मेशन छुपा दी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है, ये गलत जानकारी जो है ना वो शुरुआत में ही पकड़ में आ जाती है, तब तो फ्रॉड शुरुआत में पकड़ में आ नहीं पाती है और कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बाद में पकड़ में आती है। सो द कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। उसके साथ में क्या हुआ होगा कि सर गलत, एक बार तो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बन गई, फ्रॉडुलेंट बेसिस पे कंपनी बन गई, ठीक है। तो जिन जिन प्रमोटर्स ने या जो जो पर्सन जिन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर जैसे ये गलत जानकारी दी है, गलत डिक्लेरेशन दिए हैं, वो सब रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। बात दोनों में सेम ही हो रही है, एक में पहले ही पकड़ में आ जा रही है गलती, दूसरे में पहले पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। सर जो भी कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजिस्टर होना चाह रही है या रजिस्टर हो गई है और बाद में पता पड़ गया, तो सर वो सारे प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट फ्रॉड के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही, जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल जो, जब किसी बंदे ने ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगाई है तो फ्रॉड के साथ में हो रहा है, फ्रॉड के साथ में कंपनी बनाई गई है, और यदि ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है हाँ भैया ऐसा है,
It may pass such orders as it may think fit for regulation of the management of the company. सर वो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो उसको लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में के लिए जरूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज कर सकती है, उसके एमओए और एओए भी चेंज कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या इन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स या इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। वो उस कंपनी के एमओए और एओए को अमेंड कर सकता है ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर ऐसा बोल सकता है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शेल बी अनलिमिटेड। तुमने फर्जीवाड़ा किया, तुम्हारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, या फिर कंपनी का नाम ही रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा सकता है, यानी इस आर्टिफिशियल पर्सन को वाइंड अप कराया जा सकता है या इसका नाम स्ट्रक आउट किया जा सकता है फ्रॉम दी रजिस्टर ऑफ कंपनीज। या कोई भी वो ऑर्डर पास कर सकता है जो कि जरूरी होता है सिचुएशन को देखते हुए। ये देखो पॉइंट ई से अनलिमिटेड ऑर्डर्स मिल गए, अनलिमिटेड पावर्स मिल गई है। बट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने के लिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, एंड ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन जो भी ट्रांजैक्शंस उस कंपनी ने पहले कर लिए हैं उनको कैसे निपटाया जाए, उनमें लोगों की कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन हो रही है, किसका कितना पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, कितनी लायबिलिटी पेमेंट की बाकी है। वाइंड अप करने से पहले, वाइंड अप ऑर्डर निकालने से पहले या फिर उसका नाम हटाने से पहले ये सारी बातें कंसीडर करेगा कि इसका इफेक्ट क्या आने वाला है। सर ये था मोटा मोटा आपका सर कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड बात कि कैसे होगा ये सारी बातें। अब आजकल क्या है, सब कुछ सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया है, तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, स्पाइस यानी कि मसाले, ये ध्यान रख लेना, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस करके एक ऑनलाइन फॉर्मेट आया है जिससे कि कंपनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिकली बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी 7 पॉइंट्स ध्यान रखना टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा जो अपन करेंगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, जो अभी 5 मिनट में अपन खत्म करते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी मींस फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो सारे बंदे, मान लीजिए 7 बंदे थे, इन 7 ने सब्सक्राइब किया टुवर्ड्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इन 7 से अलग अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। सर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, the subscribers to the memorandum who may subscribers to the memorandum वो एक मुश्त उस बॉडी कॉर्पोरेट को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि अलग से एक बॉडी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, वो सारे वो काम कर सकती है जो कि एक पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड पर्सन कर सकता है। ठीक है, तो एसीपीसी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, यदि कॉमन सील रखी है तो। सर आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया तो फिर वो सारे काम उस तारीख से कर सकता है, अपने नाम से जमीन खरीद सकता है, अपने नाम से लाइबिलिटी ले सकता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब 3-4 केसेस हैं, फटाफट देख के इस पार्ट को खत्म करते हैं। क्या केस है भाई? सबसे पहला है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। From the date of incorporation mentioned in certificate, company becomes a legal person separate from its incorporators, and there comes into existence a binding contract between company and its members as given under memorandum of association and article of association. Sir, Harinagar Sugar Mills वर्सेस एसएस झुंझुनवाला में क्या बात भूली गई थी? ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कि सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन करी गई, यानी कि जन्म पत्री में जन्म का टाइम जो मेंशन किया गया है, उस तारीख से कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है। सेपरेट किससे? अपने इनकॉर्पोरेटर्स से। ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड, मतलब बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड द कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन में भी आ जाता है जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती और उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा नहीं दिया जाता है। एक और बात, a shareholder who buys shares does not buy an interest in the property of the company
but in certain cases a writ petition will be maintainable. Sir, a shareholder does not even have a insurable interest in the property of the company. ये बात हम पढ़ चुके हैं. तो किसी भी शेयर होल्डर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता ही नहीं है कंपनी में. तो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने से आप कंपनी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन जाते हो. वो कंपनी की प्रॉपर्टी किसके पास, किसकी है, कंपनी की ही है. एक नया पर्सन एमर्ज हो जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये बातें बोली गई हैं. देखो केस का नाम है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, STCI वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर. सर एक सेपरेट पर्सन एमर्ज हो जाता है जिस तारीख से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, और फिर उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे. A company on registration acquires a separate existence and law recognizes it as a legal person separate from its members. सर हरिनगर शुगर मिल्स जिस तारीख से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तारीख मेंशन्ड है उस तारीख से एक सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाता है और शेयर होल्डर्स और या मेंबर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी सेम बात बोल रहा है. जिस तारीख से रजिस्ट्रेशन हो गया उस तारीख से कंपनी जो है वो सेपरेट बन जाती है. लॉ उसे सेपरेट पर्सन जैसे रिकॉग्नाइज करता है. स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस कमिश्नर ऑफ वेल्टेक मद्रास, ठीक है. इसमें बोला गया था भले ही इस कंपनी के 100% शेयर इस कंपनी नंबर 2 ने एक्वायर कर लिए हैं, इनमें होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप आ गया है, इस कंपनी के 100% शेयर इस कंपनी ने एक्वायर कर लिए, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि इन दोनों कंपनीज की सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो गई है. ये आज भी अलग है, ये आज भी अलग है. ये कहां पर आया, स्पेंसर एंड कंपनी मद्रास वर्सेस कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, ठीक है. इस तरीके से ये इस केस में डिसाइड हुआ, ठीक है. हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियंस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सर प्रेसिडेंट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कंपनीज ओन करी जाती है ना, तो मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर किसके पास में है सर, प्रेसिडेंट के पास में है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कहने का मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर मतलब उनका वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, प्रेसिडेंट से अलग है. वो भले ही प्रेसिडेंट में निहित है, प्रेसिडेंट के पास में उस कंपनी के सारे शेयर्स हैं, लेकिन सरकार वो कंपनी जो है वो अलग है. हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था द मेयर फैक्ट दैट एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इट और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, एंड डज नॉट मेक द कंपनी एन एजेंट ऑफ आइदर प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. भले ही उस कंपनी में सारे शेयर्स प्रेसिडेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, उससे वो कोई एजेंट नहीं हो जाती है कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर प्रेसिडेंट की, और वो कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मेंटेन रहेगा. हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए. जहां पर एमओए और एओए रजिस्टर हो गए हैं वो कंपनी और उसके मेंबर्स को बिल्कुल उसी तरीके से बाइंड करेंगे जैसे हर मेंबर ने उससे बाइंड होने का एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है. हर वो पैसा जो मेंबर को कंपनी को देना है वो वैसे ही माना जाएगा जैसे वो उस कंपनी को उससे अपना डेट वसूलना है, डेट ड्यू हो. दिस इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. ये सारे केसेस बहुत ध्यान से याद रखना, कौन सा केस क्या बात कर रहा है. आज के लिए इतना बहुत है, कल हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चालू करेंगे और खत्म कर देंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर